हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी की ऑनलाइन क्लास में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है सेल एंड बैटरी। दोस्तों, इससे पहले हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं, उन वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और पिछली वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आगे भी इसी तरह के वीडियोस को, ऑनलाइन क्लासेस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से आप जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं सेल एंड बैटरी को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास सेल से। सेल आपने देखा होगा, सेल कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सेल का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घड़ी हैं, दीवार घड़ी हैं, कलाई घड़ी हैं, और भी खिलौने होते हैं, उसमें भी सेल का प्रयोग होता है। अब सेल एक प्रकार से डीसी वोल्टेज बाहर निकालता है। ये 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे अलग अलग वोल्टेज बाहर निकालता है। तो सेल क्या है, यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये एक स्थितिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा अब जो रासायनिक ऊर्जा होती क्या है, ये कोई भी दो तरल आपस में मिलाने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे सेल में दो क्या मिलाएंगे, जल और तेजाब। आपने देखा होगा जब मिलाएंगे तेजाब तो इनको मिलाने पर किसका निर्माण होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी में यूज करते हैं। आप देखा होगा इन दोनों को, इसे बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना यानी बदलना। उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा बनी, बाहर उसने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, इसे हम सेल कहते हैं। इस सर्किट में ऐसा दिखाया जाता है। आपने ये प्रतीक चिन्ह सेल का, ये प्लस आपको नजर आ रहा होगा, इसे बोलते हैं एनोड, और ये माइनस है, इसे बोलते हैं कैथोड। इसके दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। ये जो सेल हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राथमिक सेल, जिसे आप प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है यानी उत्पन्न होता है, इन्हें प्राथमिक सेल हम कहते हैं। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी एक बार क्रिया करते हैं, दोबारा क्रिया नहीं करते हैं, इसे कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। अब देखो बैटरी में पुनः मतलब दोबारा क्रिया होती है, इसमें एक बार क्रिया होती है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष क्योंकि प्राथमिक सेल में दोष भी पैदा होता है। और जस्ता इलेक्ट्रोड का मतलब होता है उसकी जो प्लेट होती है ना ऋणात्मक की, उसके बारे में बताया। पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है, क्योंकि सेल में दो प्लेटें होती हैं, एक तो कैथोड की, एक एनोड की। यहाँ स्थानीय क्रिया दोष जो होगा ये हमेशा ऋणात्मक प्लेट पर होगा। किस पर होगा, ऋणात्मक, जो दस्ते की बनाई जाती हैं, और इसी में स्थानीय क्रिया दोष पैदा होता है। इसको दूर करने के लिए आप क्या करते हो, पारे की परत चढ़ाकर इस दोष को दूर करते हैं, यानी जो दस्ते की परतें हैं इसको पारे में डुबाया जाता है, जिसके कारण स्थानीय क्रिया दोष नहीं होता है। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के ये सेल होते हैं। पहला जो सेल है वोल्टाइक सेल, ये काफ़ी पुराना है और सर्वप्रथम इसी सेल का आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किस सेल का आविष्कार हुआ, तो वोल्टाइक सेल का आविष्कार किया गया, और इसके द्वारा जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत भट्टी के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा एनोड और वो कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता की छड़। जो दस्ते की छड़ है ये आपकी माइनस की रहेगी, एनोड, और जो जिसे कहते हैं हम कैथोड। इसके बाद में तांबे की छड़ ये एनोड रहेगी, ये धनात्मक रहेगी।
ये धनात्मक रहेगा। कब प्रयोग किया जाता है? इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा इसका। यहाँ देखो ये नीचे हैं प्लस और माइनस। जो प्लस वाले हैं इसे एनोड कहते हैं। ये तांबे की होती है, ये तांबे की होती है यानी कॉपर की। और जो ये नज़र आ रही है माइनस वाली आपको, ये आपकी जस्ते की होती हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्लेटें धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद में आपने देखा स्थानीय क्रिया दोष, ये ऋणात्मक पर होता है न कि धनात्मक पर। इसके बाद में इसके अंदर क्या भरा रहता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होने के बाद में ये विद्युत वाहक बल बाहर निकालता है। जैसे इसका विद्युत वाहक बल आपने देखा है 1.08 वोल्ट होता है, काफ़ी कम होता है। इसके बाद में दूसरा सेल आता है डीनियल सेल। अब ये जो सेल होता है ये भी काफ़ी पुराना है और इसका प्रयोग ज़्यादातर उद्योगों में होता है। कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। कैथोड की बात करने पर यहाँ माइनस की बात हो जाती है, क्योंकि माइनस है कैथोड तांबे के। अब एक पात्र होता है, किसका होता है? तांबे का। तो उसको कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी माइनस की छड़ के रूप में। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्र छज्जा बना होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसे नीला तोता के नाम से हम जानते हैं। इस कॉपर सल्फेट को नीला तोता के नाम से भी हम जानते हैं कि ठोस द्रव्य भरे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है, यानी CuSO4। ये आपका डायग्राम है, आपको नजर आ रहा होगा। वही दो प्लेटें हैं, धनात्मक ऋणात्मक, एनोड कैथोड। और इसके अंदर क्या भरा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके बाद में अगला जो आपका सेल आता है इसी का है, एक लंबे बेलनाकार सांद्र पात्र में तनु यानी H2SO4 भरा रहता है, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल हैं वही भरा रहता है। इसके बीच में एक जस्ते की छड़ होती है। अब जस्ते का मतलब होता है यहाँ माइनस की छड़ की बात कर रहा है, क्योंकि वो तांबे की जो बेलनाकार पात्र है वो धनात्मक था और यह जस्ते की छड़ बीच में इसमें होती हैं जो एनोड का कार्य करते हैं। ये एनोड का कार्य कर रही है। डीनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है, जो स्थिर होता है। इसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम होता है, 2 से 6 ओम होता है। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो, ये आंतरिक प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके पास में एक सेल है, ये सेल है। अब इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक तो धनात्मक की, एक ऋणात्मक की। अब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में रासायनिक क्रिया होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये धातु के रूप में होती है, तो इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। इसे कहते हैं, यहाँ से अंदर वाला जो प्लेट है उसमें जो प्रतिरोध होगा वह आंतरिक प्रतिरोध के नाम से हम जानते हैं। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। इसके बाद में तीसरा सेल आता है आपका लैंग-लांची सेल, जो महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का घोल होता है। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। अब इसमें जो कार्बन की एक छड़ होती है जो आपके कैथोड का कार्य करते हैं, तथा इलेक्ट्रोलाइट में डुबोई जस्ते की छड़ एनोड का कार्य करती है। इसमें एक जस्ते की छड़ होती है जो आपका एनोड का कार्य करती है। इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 रहता है। अब इसका मतलब होता है विध्रुव। जैसे विद्युत अपघटक के रूप में तो क्या भरा रहता है इसमें, ये आपके अमोनिया क्लोराइड। और विध्रुव के रूप में यानी इसका जो प्लेटें हैं इसके चारों ओर इसको भरने से वह रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती हैं विध्रुव के रूप में। और विध्रुव के माध्यम से मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, ये क्रिया करता है।
इसके बाद में आपको सेल नज़र आ रहा होगा, इसमें 2 प्लेटें आपको नज़र आ रही है, एक तो है जस्ते की, एक है आपके कार्बन की छड़ें हैं। लैंग-लांची सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। इसका आंतरिक प्रतिरोध मैंने बता दिया, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये अंदर बैटरी के अंदर जो प्लेटें होती हैं धनात्मक ऋणात्मक, उसका जो प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। वोल्टाइक अथवा लैंग-लांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्रित होना ध्रुवाच्छन दोष कहलाता है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, क्योंकि स्थानीय क्रिया दोष तो किस में होगी, दस्ते की छड़ यानी माइनस में होगी, और ध्रुवाच्छन जो दोष होगा ये धनात्मक प्लेट पर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में चौथा सेल आता है आपके शुष्क सेल, जिसे डाई सेल कहते हैं आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी का ज़्यादातर हम प्रयोग भी करते हैं अनेक कार्यों में। शुष्क सेल को लैंग-लांची सेल का ही संशोधित रूप है, अब इसको संशोधित करके बनाया गया है, उसे हम शुष्क सेल कहते हैं। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। किसका काम करता है? एनोड का। पात्र के ठीक मध्य एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। अब इसमें एक कार्बन की जो छड़ होती है वह कैथोड का कार्य करती हैं। इसमें अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, जो हीटर होते हैं, हीटर में नाइक्रोम की स्प्रिंग लगाई जाती है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लेट होती है वह, कि लुगदी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरे होते हैं। इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कभी बार इन आपके जो पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है कि एक शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 होता है। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग टॉर्च, आपने बैटरी देखी होगी, दीवार घड़ी उसमें देखा होगा, विद्युत घंटी इसमें देखा होगा, विद्युत घंटी आप सब जानते हैं, इत्यादि उपकरणों में होता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विद्युत का कार्य करता है और ये रासायनिक क्रिया संपन्न कराता है। इसके बाद में ये प्राथमिक सेल है और 5वां सेल आता है आपका मर्क्यूरी यानी पारा सेल। मर्क्यूरी यानी पारा सेल जो काफ़ी छोटा होता है और ये देखने में काफ़ी छोटा होता है, परंतु इसका भी प्रयोग हम करते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में नीचे की भाग मर्क्यूरी ऑक्साइड चूर्ण HgO एक परत होती हैं जो विध्रुव एवं कैथोड की भांति कार्य करते हैं। इसमें पोटेशियम डाइऑक्साइड यानी KOH की लुगदी जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे, KOH पोटेशियम डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट की परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एक एनोड बनाया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो पूछा जाता है। इसका व्यास 4 mm तक तथा ऊंचाई 2.5 mm तक का होता है। इसकी जो आकार है या आकार भी आपसे पूछ सकता है कि इसका व्यास कितना है तथा इसकी ऊंचाई कितनी, ये भी आपको याद रखना है। इसे बटन सेल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बटन सेल कौन से सेल को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा मर्क्यूरी या पारा सेल को हम कहते हैं। इसका उपयोग कलाई घड़ी जो हाथ में बांधते हो आप, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में होता है। कैलकुलेटर आपने देखा होगा, उसमें भी पारा सेल का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद में अगला जो सेल है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब देखो सिल्वर ऑक्साइड सेल पारा सेल की तरह होता है, तो इसमें कुछ अंतर होता है। इसकी संरचना मर्क्यूरी सेल की भांति होती है, लेकिन इसमें HgO यानी पोटेशियम डाइऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का प्रयोग किया जाता है। अंतर यह है कि इसमें पोटेशियम
डाइऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं तो इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। यह मर्क्यूरी शेल की अपेक्षा महंगा होता है, उससे थोड़ा महंगा होता है, परंतु इसकी जो दक्षता है ये उच्च होती है। इसकी उपेक्षा मर्क्यूरी शेल की उपेक्षा इसकी दक्षता उच्च होती है। इसका प्रयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। जो छोटे छोटे आकार वाले उपकरण होते हैं डिजिटल, उनमें इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद में ये प्राथमिक शेल के प्रकार हैं। अब इसके बाद में द्वितीयक शेल आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वितीयक शेल आपने देखा होगा, द्वितीयक शेल में बैटरी वगैरह आ जाती हैं। इसे पहले विद्युत देकर अवशोषित करना पड़ता है। आपने देखा होगा बैटरी को आप चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद में उसे आप विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हो। ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। देखो पहले आप चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज होने के बाद में फिर ये विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं। इसे पुनः अवशोषित किया जा सकता है, जबकि सेल को अवशोषित नहीं किया जाता, क्योंकि उसे एक बार अवशोषित किया जाता है। इसे पुनः पुनः यानी बार बार आप अवशोषित कर सकते हैं और बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। जो सेल से विद्युत वाहक बल है इसका अधिक होता है। इसमें रासायनिक क्रियाओं का उत्क्रमणीय होता है, यानी उत्क्रमणीय का मतलब बार बार रासायनिक क्रिया होती हैं, जबकि उसमें एक बार होती हैं। इसे संचित सेल भी कहा जाता है। संचित सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, इसलिए संचित सेल भी हम कहते हैं। ये आपका लेड एसिड सेल है जो द्वितीयक सेल में आता है। इसकी संरचना आपको दिखाई गई है। इसमें जो इसके टर्मिनल होते हैं धनात्मक ऋणात्मक, जिसे कैथोड एनोड के रूप में आप जानते हैं, ये दोनों किसके होते हैं? शीशे की बनी होती है। किसकी होती है? धनात्मक और जो ऋणात्मक होती हैं दोनों को शीशे से बनाया जाता है। लेड जिसे आप कहते हैं किसकी बनी होती है? लेड। लेड यानी शीशा होता है। अब इसमें एक छिद्र युक्त एक ढक्कन होता है जिसे वेंट प्लग कहते हो। आप क्या कहते हो? वेंट प्लग। अब ये क्या काम आता है? देखो बैटरी में कभी कभी आप कार्य लेते समय इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, तो इस वेंट प्लग से आप पानी डाल सकते हो। दूसरा, जब इसे चार्ज करते समय तो आप इसे आराम से खोल सकते हो, ताकि इसमें चार्ज होते समय गैसों का निर्माण होता है और इससे गैस बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद में ये आपका जो बाहर का वातावरण दिख रहा है आपको, तो ये कवर होता है। ये कठोर रबड़ का होता है, कठोर रबड़ का होता है। जो कठोर रबड़ होता है ये एक तरह से पूर्ण रूप से अचालक होता है। इसके बाद में इसके अंदर बैटरी के अंदर जो क्या भरा रहता है, जिसे विद्युत अपघटक के रूप में आपने पढ़ा होगा, तो इसके अंदर होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस सेल में 4 प्रकार से मुख्य रूप से दोष पैदा होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। मैंने मोटे मोटे भाग आपको बता दिया। पहला आता है आपका धन प्लेट। इसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है। ये लेड पर ऑक्साइड PbO2 का बना होता है। जो आपकी इसमें धनात्मक प्लेट है वो किसकी होती है? PbO2। आपको याद रखना है लेड पर ऑक्साइड, क्योंकि वो कभी कभी वो फोन लेता है कि लेड जो एसिड आपका सेल है इसकी धनात्मक प्लेट किसकी होती है? PbO2 की बनी होती है। ये कैथोड होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे यानी चॉकलेटी रंग का होता है। ये भी आपको याद रखना है। जब ये बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है तो धनात्मक कौन से कलर की हो जाती है? गहरे भूरे रंग की यानी चॉकलेटी कलर की हो जाती है। इसके बाद में आती है ऋणात्मक प्लेट। ये स्पंजी शीशा यानी Pb का बना होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में ये स्लेटी रंग का हो जाता है। जब आप बैटरी को पूर्ण रूप से चार्ज करेंगे तो ये स्लेटी रंग की हो जाती हैं। इसके बाद में तीसरा आता है आपका विद्युत अपघटक, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत अपघटक किस प्रकार से है, इसके अंदर क्या क्या भरा जाता है और ये किस प्रकार से क्रिया करता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है।
कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो बैटरी होती है लेड एसिड, इसमें विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? H2SO4 का। इसमें जल और अम्ल, अम्ल का मतलब होता है तेजाब, का जो अनुपात होता है 3:1, ये ध्यान में रखना है आपको। अब 3 तो क्या है, जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो जल और तेजाब दोनों वो किस अनुपात में होना चाहिए? 3:1। जैसे 3 तो आप जल लेंगे और 1 अम्ल या तेजाब लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब ये तैयार हो जाता है तो इसे आपेक्षिक घनत्व आप हाइड्रोमीटर के द्वारा नाप कर इसे चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक घनत्व कितना होना चाहिए जब पूर्ण रूप से बैटरी चार्ज होगी? 1.28 से 1.28 पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी 1280 से 1300 तक होना चाहिए। अब ये तो ही पूर्ण चार्ज, कभी कभी आपने देखा होगा कि बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती हैं, तो वह होती हैं कितना बताइएगा? पूर्ण रूप से बैटरी डिस्चार्ज होने पर 1.8 से भी कम, ये आपको याद रखना है। 1.18 सॉरी, तो ये भी आपको याद रखना है। का बैटरी जब पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती हैं तो उसका इलेक्ट्रोलाइट आपने नापा गया हाइड्रोमीटर से, तो कितना आना चाहिए? 1.18 से कम। अब जब बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है तो कितना आना चाहिए? 1.28। ये आपको दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। अब देखो गाढ़ा का मतलब है क्या होता है कि जब पूर्ण रूप से बैटरी चार्ज हो जाती है उसके अंदर की जो नमी है उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.28 से भी अधिक हो जाए तो प्लेटों का ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाती है और बैटरी का कार्यकाल भी कम हो जाता है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, अगर मान लो बैटरी का आपेक्षिक घनत्व आपने नापा तो 1.28 से अधिक निकला, जिसके कारण बैटरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैटरी की क्षमता कम हो जाएगी और कार्यकाल भी कम हो जाएगा। तो ये अधिकतम 1.28, इससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में धन और ऋण प्लेट को डुबा कर रखा जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक जो प्लेटें हैं उनको डुबाया रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10-20 mm ऊपर तक रखा जाता है, जिसे टाइपिंग हब कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से नीचे हो जाए तो उनकी जो क्षमता है कम हो जाएगी। अगर मान लो प्लेटें, अगर प्लेट नीचे स्तर चला जाता है 10-20, तो उनकी जो क्षमता है बैटरी की वो कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक, यानी इसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं। स्टेरिक बैटरी का EM इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर निर्भर करता है तथा प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कभी कभी बोल लेते हैं कि जो बैटरी का स्टेरिक बैटरी होती हैं तो इनका जो EM विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपको याद रखना चाहिए, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसके बाद में आता है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सेपरेटर होता है धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए इसके बीच में एक अचालक रखा जाता है। अचालक का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है कुछ, जो इन दोनों के बीच में रखा जाता है ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, जिसे सेपरेटर कहते हैं। आप इसके रूप में आप देखो सागवान की लकड़ी का टुकड़ा रख देते हो, जिसके कारण धनात्मक ऋणात्मक प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सके। इसके बाद में है कॉन्डक्टर, यानी यह हार्ड ग्लास, हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में अभिक्रिया न करे। आपने देखा होगा अगर मान लो कोई भी इसके दूसरे धातु का आप प्रयोग करते हैं, हार्ड ग्लास या हार्ड रबर, इसकी जगह आप तांबे के शीशे के,
तो उनके बीच में अभिक्रिया होने लगेगी, इसीलिए इसका हम प्रयोग करते हैं हार्ड रबर का। अब इसके बाद में इसके अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघट्य, सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद में आता है वेंट प्लग। मैंने आपको ऊपर बताया था वेंट प्लग क्या काम आता है, वेंट कैप यानी वेंट प्लग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये बैटरी के ऊपर बना हुआ छिद्र होता है, बैटरी के एक ऊपर एक छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। इसके अंदर से ही आप तेजाब या पानी डालते हैं। चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनी गैस बाहर आ सके। अब जब चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी के अंदर चार्ज करने पर रासायनिक क्रियाओं के कारण गैसों का निर्माण होता है, इसे खोलने से गैस बाहर निकल जाए। इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। यहाँ समझने वाली बात है कि बैटरी के अंदर धन प्लेटों की संख्या से ऋण प्लेट अधिक होती हैं। जैसे मान लो आपके धनात्मक, ये हैं ऋणात्मक। अब धनात्मक के हैं आपके 7 और ऋणात्मक की कितनी है 8, दोनों को मिलाएंगे कितनी हो गई 15। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर मान लो बैटरी के अंदर टोटल जो प्लेटों की संख्या है 15 है तो ऋणात्मक की प्लेट की संख्या कितनी होगी 8, क्योंकि एक अधिक इसलिए अधिक लिया जाता है क्योंकि ये धनात्मक का भी कार्य करते हैं। लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जो एडिशन सेल होता है, जिसे एडिशन सेल किसे कहते हैं, निकिल आयरन सेल को एडिशन सेल कहते हैं। लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है, ये पूर्ण चार्ज पर होता है। डिस्चार्ज पर कितना होता है 1.8 होता है, यह आपको याद रखना चाहिए। लेड एसिड सेल का जो औसत विद्युत वाहक बल है, औसत का मतलब होता है पूर्ण रूप से जब बैटरी चार्ज हो जाते हैं तो इसका विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए 2.2 वोल्ट। जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इसका विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए 1.8 से भी कम, यह आपको याद रखना है जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, मतलब आप काम ही नहीं ले रहे हो, तो इसे बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसे प्लेटों को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाती हैं। देखो, जब बैटरी को आप डिस्चार्ज करते हो तो उस समय ये क्वेश्चन आता है कितनी बार, जब बैटरी को आप डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों प्लेटें किसके हो जाते हैं, लेड सल्फेट यानी PbSO4 की हो जाती हैं। ये आपको याद रखनी है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता 90 से 95% होती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि लेड एसिड बैटरी की जो दक्षता है वो कितनी होती है 90 से 95%। इसका अनुमानित कार्यकाल 2 या 5 वर्ष का होता है। जो लेड एसिड सेल होता है इसका कार्यकाल कितना होता है 2 से 5 वर्ष। जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही है तब भी बैटरी को लगभग 6 दिन के बाद आवश्यक चार्ज करना चाहिए। अगर मान लो आपने चार्ज नहीं किया तो बैटरी के अंदर दोष पैदा हो जाएगा। आपको बैटरी को कम से भी कम 6 दिन में बैटरी को चार्ज करना अति आवश्यक है। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.14 भी होता है। इसके बाद में एडिशन सेल यानी निकिल आयरन सेल, यह एक सारे सेल है। इसमें एक स्टील के पात्र में निकिल आलोपित स्टील की बेलनाकार प्लेट धनात्मक प्लेटों का कार्य करती हैं। जो धनात्मक प्लेट हैं वो किसके हैं, निकिल की होती हैं, जो स्टील से उस पर स्टील का लेप किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निकिल पर किसका लेप करते हैं, स्टील का। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर इसमें आयरन हाइड्रेट चूर्ण भरा होता है जो एनोड का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम डाइऑक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रेट
LiOH का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। यह एक तर सेकेंडरी सेल भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है पनडुब्बियों में, इनमें इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद में निकेल कैडमियम सेल, ये भी एक सारे सेल हैं। इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग की जाती है। आपको यही याद रखना है कि इसमें ऋणात्मक प्लेटें के रूप में कैडमियम धातु का प्रयोग करते हैं। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। इसी कारण इसका प्रयोग हम जो आपके युद्ध क्षेत्र आदि में इसका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। इसके बाद में आती बैटरी। बैटरी होती क्या है? सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। सीधी सी बातों में कह सकते हैं कि सेलों को हम जैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, इन्हीं को हम बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है। सेलों को आप निम्न प्रकार से आप संयोजित कर सकते हैं। पहला आता है श्रेणी समूह। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है आपको, सेलों को आपको कौन से क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान है, अगर मान लो विद्युत वाहक बल सभी सेलों का समान है, जैसे 1.5 है, तो कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे आप? ET बराबर N × E। अब N क्या है? यहाँ सेलों की संख्या है, और E क्या है? प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड प्रतिरोध R हो, तो इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा, अब देखो आपने वहाँ वोल्टेज निकाले हैं, यहाँ कुल धारा निकालेंगे आप, तो I बराबर N × E बटा N × छोटा r प्लस R बड़ा R। तो देखो ये N है, ये क्या है? सेलों की संख्या है, सेलों की संख्या। इसके बाद में R, ये छोटा, इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जो ओम में नापते हैं। इसके बाद में R, इसे कहते हैं लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध, ठीक है। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में आता है समांतर समूह। अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करना, अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि अधिक मान की आपको विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो सेलों को किस क्रम में आप जोड़ेंगे? तो समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान है तो कुल विद्युत वाहक बल, आपको एक सूत्र याद रखना है, ET बराबर E। ET का मतलब होता है कुल विद्युत वाहक बल, और E का मतलब होता है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड प्रतिरोध R हो तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, इसके लिए आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, वह है I बराबर E R प्लस छोटा r बटा N। R का मतलब होता है लोड प्रतिरोध, N का मतलब होता है सेलों की संख्या, और जो R है ये इसका मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध। मैंने आपको बताया था। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, यह आपको याद रखना है। जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तब सेलों को मिक्स क्रम में जोड़ना चाहिए, यानी मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे मिक्स क्रम यानी मिश्रित क्रम कहते हैं। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होगी। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट में करंट का मान अधिक हो जाता है।
इसके बाद में है बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। आपको याद रखना है कि बैटरी की जो क्षमता है किस में नापते हैं, एम्पियर घंटे में। बैटरी की क्षमता धारा इंटू समय, या इसका सूत्र है। इसके बाद में बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता में नापी जाती है। तो ये आपका यहाँ एक सूत्र दिया गया है। तो दक्षता बराबर डिस्चार्जिंग बटा चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटा इंटू 100। इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। इसके बाद में लेड एसिड बैटरी एम्पियर घंटा दक्षता कितनी होती है, 90 से 95% होती है। और बैटरी की वाट घंटा दक्षता, अब यहाँ एम्पियर घंटा के बाद में है दूसरी है वाट घंटा दक्षता। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिस्चार्जिंग वाट घंटा बटा चार्जिंग वाट घंटा इंटू 100। इसके बाद में है लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85% तक होता है। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में बैटरी चार्जिंग, बैटरी को आप किस प्रकार चार्ज करेंगे वह है, जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत, ये आपको याद रखना है, तो बैटरी को चार्ज करेंगे, कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए केवल डीसी स्रोत की ही जरूरत होती है। अब देखो बैटरी चार्ज कर रहे हैं आप, एसी सप्लाई नहीं दे सकते हो, डीसी ही देनी पड़ेगी। इसमें बैटरी का धन संयोजक स्रोत के धन सिरे से तथा ऋण संयोजक स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी के धन सिरे जोड़ें और बैटरी का ऋण सिरे से ऋण सिरा जोड़ें। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो इसका अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। इसके बाद में लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि होती है। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं कौन सी विधि से करेंगे, तो स्थिर वोल्टेज विधि से। बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो प्लेट का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना है। बैटरी को जब चार्ज करेंगे तो कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट यानी लेड पर ऑक्साइड तथा नेगेटिव प्लेट इस प्रति लेड पर ऑक्साइड बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से इसका अधिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी की कमी हो जाती है, मतलब पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होगा। तो गैस का अधिक उत्सर्जन का मतलब होता है गैस अधिक बनेगी। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए, अब आपने देखा होगा कि बैटरी को जब भी गलती हो ही जाती है क्योंकि गलत कनेक्शन कर दिया आपने, यह बहुत अधिक करंट लेगी, ये आपको याद रखना है। अगर मान लो आप चार्जिंग कर रहे हैं, अगर आपने गलती से बैटरी के कनेक्शन गलत कर दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अधिक करंट लेगी। यदि बैटरी को चार्ज रेट बहुत अधिक हो तो प्लेट के डेडे होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा, ये भी आपको याद रखना। बैटरी को आप अधिक धारा से चार्ज कर रहे हैं तो उनकी जो प्लेटें हैं वो टेढ़ी हो जाएगी, साथ साथ तापमान भी बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा और जिसके कारण उसमें धुआं निकलेगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। जब भी आप स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक करंट का मान बढ़ता है। स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में
किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसके बाद में आता है ट्रिकल चार्जिंग। देखो ये है महत्वपूर्ण। सल्फेक्शन, बैटरी में 4 प्रकार के दोष होते हैं। इसमें है सल्फेक्शन दोष। देखो सल्फेक्शन दोष क्या होता है, बैटरी को आपने लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया, इसके कारण उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण जैसे आप चार्ज करेंगे या अनावश्यक विद्युत खर्च करेंगे, जिसके कारण सल्फेक्शन दोष बढ़ जाता है। अब दोष तो हो जाता है, इसके कारण इसको कैसे दूर करेंगे, वह है ट्रिकल चार्ज विधि से हम दूर कर सकते हैं। सल्फेक्शन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनः जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा सामान्य चार्जिंग दर का 2 से 5% पर आवेशित करना ट्रिकल चार्ज कहलाता है। अब इसके बाद में एक और आता है बूस्टर चार्जर, आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, अधिक मान की धारा निम्न समय पर चार्ज करना बूस्टर चार्जर कहलाता है। इसके विपरीत होता है एकदम, और इसका प्रयोग ज़्यादातर वहाँ होता है जैसे मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, उन्हें तुरंत चार्ज करना होता है, उसे बूस्टर चार्जर कहते हैं। ट्रिकल चार्ज और बूस्टर चार्ज में यही अंतर होता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य है आपके, बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल का वोल्टेज घटता है। ये भी पक्की बात है कि जब बैटरी को डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज घटना प्रारंभ हो जाता है। विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा भी बढ़ती है। इसके बाद में बैटरी की स्थिति उच्च दर पर डिस्चार्ज से निर्धारित की जा सकती है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय के गुणनफल होता है, जो मैंने आपको विद्युत अपघटन के बारे में पहले आपको बताया। विद्युत अपघटन में उपस्थिति अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है। देखो शॉर्ट सर्किट कब पैदा होगा, जब उसमें अशुद्धियाँ होगी, जो स्थानीय क्रिया कहलाती है। जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलते हैं तो इसे गैसिंग कहते हैं। देखो जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी तो गैस बनेगी जो बाहर वेंट प्लग के माध्यम से बाहर निकालते हो आप। इसके बाद में डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना। मैंने अभी बताया था सल्फेक्शन दोष क्यों होता है, जब बैटरी को लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत रासायनिक क्रियाओं केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है। इसे स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत, मैंने आपको बताया था अभी, पावर स्रोत का मतलब होता है आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, पावर स्रोत यानी डीसी का प्रयोग करें, का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग होने वाला द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल है। ये क्वेश्चन आपके आता है कितनी बार कि द्वितीयक सेल में सबसे ज़्यादा कौन से सेल का हम प्रयोग करते हैं, लेड एसिड सेल का हम प्रयोग करते हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए बैटरी में पहले जल डालते हैं, इसके बाद अम्ल, इसके बाद में अम्ल कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जोड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आपने देखा होगा कि आलू तो देखा होगा, आलू को काट दिया आपने, फिर बैटरी के टर्मिनलों से आप जोड़ेंगे तो तार का रंग जहाँ आपने आलू पर लगाया है उसका रंग बदल जाता है। वो कैसा दिखाई देगा आपको, हरा रंग का। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात आपको ये सूत्र है M बराबर Q, M द्रव्यमान है, Q आवेश है, तो यहाँ आपका एक सूत्र बनता है M बराबर I इंटू टी। तो ये I क्या है, करंट है, T क्या है, समय है। तो इसका जो द्रव्यमान है ये जेड आपको नजर आ रहा है, जेड आई इंटू टी, जेड रासायनिक तुल्यांक है। तो इससे आप सूत्र से भी आप इनका वेट प्राप्त कर सकते हो।
तो दोस्तों ये थी क्लास आपकी सेल और बैटरी की। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो हमने पढ़ाया है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल अगर आपको लगता है तो उसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आगे भी इसी तरह के वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए, आईटीआई के हर अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।